जैसे आप ये देख सकते हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा मुझे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे इन मुख्तलिफ आयंस के ऊपर कि किस तरीके से ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसमें हो रही है और कौन कौन सी चीज़ें जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फेवर करे। नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन एक और फैक्टर है जो कि स्टेबलाइजेशन फैक्टर हो सकता है कार्बोकेटाइन के लिए। उसमें ये होता है कि अब देखिए नेबरिंग ग्रुप का जो इस तरह ऑक्सीजन है, पहले अगर कार्बोकेटाइन बनता है तो ऑक्सीजन का लोन पेयर इधर आके एक डबल बॉन्ड बनाता है आर्जी तौर पर, जो कि उसके बाद फिर जब कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होते हैं नेक्स्ट दोबारा वो अपने रीजनरेट हो जाते हैं। तो ये भी एक स्टेबलाइजेशन फैक्टर हो सकता है कि नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेट करते हैं कार्बोकेटाइन की स्टेबलाइजेशन में। इसी तरह से SN2 रिएक्शन में आप देखेंगे कौन से फैक्टर जो है वो SN2 को फेवर कर सकते हैं। इसमें आप देखें कि स्मॉल स्ट्रक्चर हो वो फेवर करता है SN2 को, स्मॉल स्ट्रक्चर हो, छोटे छोटे स्ट्रक्चर हो, तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंजस्टेड हो स्मॉलेस्ट एरिया में, तो वहाँ पे एक ही ऑप्शन होता है कि वो ऑक्सोनियम आयन फॉर्मेशन या कोई भी इस तरह का कार्बोकेटाइन बन के वो बैक साइड पे वो कर अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल, फ्रंट साइड से लीव कर जाता है। तो इस तरीके से हो सकता है, इसको हम कर सकते हैं। दूसरा ट्रांजिशन स्टेट कैसे बनता है इसका। देखिए ट्रांजिशन स्टेट अगर हम बात करें तो ट्रांजिशन स्टेट में अगर वो SN2 है, आप जैसे देख सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल एक ही स्टेप में अटैक भी करते हैं और लिविंग ग्रुप उस स्टेप में लीव भी कर जाते हैं। तो ट्रांजिशन स्टेट में अब जो रिएजेंट होंगे, आपके जो रिएक्टेंट होंगे वो हाईयर पोटेंशियल एनर्जी पे है, लेकिन प्रोडक्ट जो है वो आपके लोअर एनर्जी पे है। सो अब ट्रांजिशन स्टेट कौन सा होगा, इस लाइन को आप एक्सटेंड करें, इधर मिलाए ऐसे, ये जो डिस्टेंस है बिटवीन दी ये यानी ये जो डिस्टेंस है यानी ये रिएक्टेंट से लेके ये ऊपर टॉप तक, ये जो डिस्टेंस है ये ट्रांजिशन स्टेट कहलाती है। ठीक है जी, ये ट्रांजिशन स्टेट, और ये आपकी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है ये। मतलब ट्रांजिशन स्टेट ये हाईएस्ट पीक हो गया, जो जहाँ पे ये हाईएस्ट एनर्जी स्टेट है जहाँ पे ये रिएक्टेंट जाते हैं। ठीक है, ये एक आर्बिट्री कंडीशंस होती है जो कि डेवलप होते हैं जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं, तो एक मकाम पे पहुंच जाते हैं जिसको हम ट्रांजिशन स्टेट करते हैं, जो कि हाईएस्ट एनर्जी पीक होती है। सो एक्टिवेशन एनर्जी कौन सी हुई, अगर आप इस लाइन को इससे एक्सटेंड करें और इसका डिस्टेंस आप मेयर करें टिल द ट्रांजिशन पीक, तो ये डिस्टेंस आपकी एक्टिवेशन एनर्जी कहलाते हैं। सो इसके लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो ये होगी। ठीक है, लेकिन ये चीज़ आपको याद रखना है कि रिएक्टेंट जो है वो हाइयर पोटेंशियल एनर्जी पे है जो कि अनस्टेबल है, तो प्रोडक्ट जो है वो स्टेबल है लोअर पोटेंशियल एनर्जी पे, क्योंकि एनर्जी इस साइड से मत से ये बढ़ रही है। इसी तरह से अगर हम SN1 की बात करें तो SN1 में तो सबसे पहले तो वो बनता है ना, ये तो खैर SN2 है। SN1 में आपके पास पहले कार्बोकेटायन बनता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक पॉइंट ये भी बताया गया है कि जब भी कार्बोकेटायन बनता है तो उसमें इक्वल चांस होते हैं किसी भी साइड पे अटैक करने के न्यूक्लियोफाइल के लिए, तो इसी वजह से आपके पास 50-50% मिक्सचर बनता है, दो का रेसिमिक मिक्सचर बनता है कार्बोकेटायन से हमेशा। ठीक है जी, सो ये सुपर ऐसे फला फला स्ट्रक्चर वेरिएशन किस तरह होगी SN2 मैकेनिज्म में, किस तरह से ये वैरी कर जाते हैं, ये मुख्तलिफ चीज़ें इसमें बाकायदा तौर पर बताई गई है। मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको डिटेल ज़रा इस पूरी चैप्टर में पढ़ें। जो मोटी मोटी बातें हैं वो मैं बताता जाऊँगा आप लोगों को, जो छोटी बातें हैं वो आप लोग खुद ज़रा समझ लें। SN1 रिएक्शन में प्रॉब्लम ये होता है कि एक स्टीरिक हैंडेंस होता है जो कि फेवर करता है कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन को। सो यहाँ पे ये भी सवाल उठता है कि क्यों कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होती है, क्योंकि जो स्टीरिक हैंडेंस होते हैं सब्स्टिट्यूएंट के दरमियान टर्शी अल्काइल हैलाइड में, तो वो फिर असिस्ट करता है कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन को। तो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन जब भी आता है तो वो sp2 होता है, उसके ऊपर फिर आराम के साथ जो है कमिंग न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक कर सकता है। ठीक है, सो ये इसमें मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टीज बता दी गई कि कितना आता है। सॉल्वेंट का इसमें क्या इफेक्ट होता है, देखिए पोलर सॉल्वेंट जो होते हैं वो हमेशा के लिए SN2 को, क्योंकि पोलर सॉल्वेंट SN2 को फेवर करते हैं ना,
You can see that acetone used as a solvent for SN2 reaction and formic acid solvent for SN1 reaction. अब इसमें प्रोटिक और ए प्रोटिक का भी रोल है कि अगर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो प्रोटिक जो है एसीटोन जो है वो ए प्रोटिक सॉल्वेंट है। ए प्रोटिक हमेशा के लिए SN2 को फेवर करता है और प्रोटिक सॉल्वेंट जिसमें प्रोटॉन पाए जाते हैं जिस तरह फॉर्मिक एसिड वो क्या फेवर करता है, वो SN1 को फेवर करता है। सो पोलर प्रोटिक एसिड, पोलर भी हो और प्रोटिक एसिड हो, वो SN1 को फॉलो करता है। ये भी एक फैक्टर हो गया कि कौन सा जो है पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट जो है। अब अगर पोलर भी है और ए प्रोटिक है तो ए प्रोटिक जो है वो SN2 को फेवर करता है। लिविंग ग्रुप का भी इफेक्ट होता है, लिविंग ग्रुप बहुत अच्छा है तो आराम के साथ SN1 को फॉलो कर सकता है। कभी अगर लिविंग ग्रुप हार्ड होता है, आराम से नहीं निकलता, तो फिर उस सूरत में SN2 भी हो सकता है। मल्टीपल फैक्टर होते हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि रिएक्शन ने SN1 के थ्रू जाना है कि SN2 के थ्रू जाना है। ये मुख्तलिफ फैक्टर इसमें डिटेल में बताई गई हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग एक दफ़ा इसके ऊपर प्रैक्टिस करें। इपॉक्साइड जो है ये अगेन अब नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन का एक रोल बता रहे हैं कि किस तरीके से ये, क्योंकि नेबरिंग ग्रुप में भी तो इपॉक्साइड 3 मेंबर रिंग फॉर्मेशन होती है, तो वो जाहिर है कि किसी भी साइड पे ये ओपन हो सकता है, तो ये इधर से भी अटैक कर सकते हैं, इधर भी, दोनों एक ही जैसा प्रोडक्ट आपको मिलेगा इस पे। ये आपको बताया गया। न्यूक्लियोफाइल का भी एक रोल होता है कि न्यूक्लियोफाइल जो है कभी अगर स्टेरिकली ज़्यादा हिंडर्ड न्यूक्लियोफाइल है तो डेफिनेटली SN1 को फॉलो करेगा, ठीक है, क्योंकि होगा ये फिर वो SN2 कर ही नहीं पाएगा न्यूक्लियोफाइल स्टेरिकली हिंडर्ड है। तो स्टेरिकली लेस हिंडर्ड है तो फिर वो SN2 भी कर सकता है, ठीक है। SN2 में आप देखिए कि छोटा न्यूक्लियोफाइल होता है, वो आराम के साथ जो है वो अटैक कर सकता है, ठीक है जी। ये सारे डिटेल इसमें बताए गए। तो ये था कि किस तरीके से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है होता है। यहाँ पे एक प्रॉब्लम सारी दी गए हैं जिसमें आपको प्रैक्टिस के लिए बताया गया है कि किस तरीके से आप लोगों ने इस पर प्रैक्टिस करना है। ये था आज का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के हवाले से लेक्चर। कल हम इंशाल्लाह न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और एलिमिनेशन रिएक्शन पे भी बात करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस चैप्टर के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे और जहाँ कहीं आपको कोई प्रॉब्लम है वो डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह आप लोगों का पेपर जो है, जो टाइम टेबल में डेट दिया गया उसी के मुताबिक होगा, उससे पहले आपका ये कोर्स जो है वो वाइंड अप हो जाएगा। प्रैक्टिकल के हवाले से मेरा यही कहना है कि जितने कि हमारे पास केमिकल्स मौजूद थे वो प्रैक्टिकल हमने किए। आगे मेरे ख्याल में कोई भी उसका प्रैक्टिकल का वो नहीं है, चंद एक है जो कि हम नहीं कर पाए। बहरहाल आपका कोर्स कंप्लीट है, इसी में आपका पेपर होगा और इंशाल्लाह कल का भी क्लास में जो कुछ पढ़ाया जाएगा वो भी शामिल होगा एग्ज़ाम में। आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे।